हेलो प्यारे बच्चों, अब तक हमने एक्सरसाइज 5.2 के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम इसके आगे करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। Which term of the AP 315, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? हम सॉल्यूशन करें तो इसने बोला हुआ है कि A 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा कौन सा टर्म। तो मान लेते हैं कि वो टर्म है AN। अब इसको सॉल्व करते हैं। A54 को लिख सकते हैं A प्लस 53D प्लस 132 इज इक्वल्स टू AN को A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बच्चों क्वेश्चन सिंपल था। किसने बोला हुआ था कि इस AP का कौन सा टर्म इसी AP के 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा, उसे फाइंड करो। तो हम उसी को फाइंड कर रहे हैं। तो अब इसे यहाँ A की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू बात करें तो 15 में से 3 घटाओ तो 12। 53 इंटू डी 12 प्लस 132 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें पता है जो कि है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है फिर से 12। तो यहाँ से 3 एंड 132 ये हो जाएगा 135 प्लस 12। 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2 12 बच्चे 60 और 2 62। अब यहाँ से 3 प्लस n माइनस 12 इंटू एन 12 एन 12 वन सा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तक आपको समझ आ रहा होगा। बस कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट नाम पे बस ये करना था हमें। अब इसके बाद 135 और 624 5 4 9 3 2 5 और 6 1 7 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2 12 पंचे 60 2 62 और ये 3 में से 12 को घटाओ तो ये हो जाता है टोटल। दूसरी तरफ -9 इधर हो जाएगा +9। ये आया अपना 12 एन 9 9 18 का 8 हासिल 1 5 1 6 9 9 18 का 8 हासिल 1 5 1 6 768 और ये 12 इधर आके डिवाइड करेगा तो ये n से डिवाइड करो तो n की वैल्यू आएगी 12 72 और 12 चौका 48। तो हमारा जो 64वां टर्म होगा, मतलब आप लिख सकते हैं 64th टर्म ऑफ गिवन एपी। बच्चों इन सभी क्वेश्चंस में एक ही चीज आपको पता होना चाहिए, ए और डी। ए और डी की हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कहते हैं दो अलग अलग एपी है जिसके सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब डी की जो वैल्यू है वो सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। अब जो इसके 100 टर्म का डिफरेंस है वो है 100। मतलब एक एपी को मान लेते हैं A100 और दूसरे एपी को मान लेते हैं A100। 100 टर्म हमने लिख दिया और इसका डिफरेंस आता है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इनके 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा। 1000 बोले तो ये वाला 1000, इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा। चलो इसको करते हैं। पहले A100 को लिख सकते हैं A प्लस 99D। इसको भी लिख सकते हैं, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ए से, अभी नहीं अगले स्टेप में करेंगे। फिर ये प्लस 99D, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है 100। अब a प्लस 99D माइनस a माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। तो ये इससे कट गया प्लस और ये माइनस का। अब a माइनस a की वैल्यू है 100। अब फाइंड आउट करते हैं 1000 टर्म। 1000 तो a 1000 माइनस A1000। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। इसके नीचे A1000 को लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। अब इसके आगे A प्लस 999D माइनस A माइनस प्लस माइनस 999D। इससे ये कैंसिल बचा क्या A प्लस ए। चेक कीजिए A प्लस ए माइनस ए है। A माइनस ए की वैल्यू कितनी है 100।
मतलब कि 100वें टर्म का डिफरेंस है 100, तो 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना निकला है 100, तो आपका आंसर होगा 100। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज नोट इट डाउन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हमसे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कहते हैं 3 डिजिट कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 3 4, तो ये यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3, इसी को कहेंगे 3 डिजिट नंबर। जैसे मैंने लिखा 3 4 6, कितने डिजिट नंबर है 3 डिजिट। अब इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालते हैं इसको करने के लिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट टर्म से ही आगे बढ़ता जाएगा एपी। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा 1 0 0। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो, तो यहाँ आप चेक करते जाएंगे 102 1 102 103, और फिर हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 105 पहला नंबर होता है जो कि 3 डिजिट है और 7 से डिविजिबल है। अब इसका जो आखिरी टर्म होगा, आखिरी टर्म का ये मतलब है कि 3 डिजिट नंबर का जो लास्ट टर्म होगा वो सबसे बड़ा टर्म होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, हमें वो फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों 999। अब हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है 7 से इसको 999 को डिवाइड दो। 7 1 जा 7, 9 में से 7 घटाओ 2, 7 4 जा 28, 9 में से 8 1 और 9, 7 2 जा 14, मतलब 9 में से 4 घटा 5। आपको कुछ नहीं करना, इसमें से 5 को माइनस कर देना है, जितना भी रिमाइंडर बचता है उसे माइनस कर देना होता है। ये जो ग्रेटेस्ट नंबर निकल के आया है उसमें से, तो ये आपका निकल के आ जाता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, जो कि कितना है 999 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9994। अब हमारा एपी कुछ इस तरह से दिखेगा 105 प्लस 7 12, फिर से 7 ऐड करो 190, और ऐसे ही ये चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा तो 9994 तक। तो इस एपी में आप देख सकते हैं हमारे पास ए है, डी भी है और लास्ट टर्म भी है ए एन। तो बेसिकली हमें ए एन ही फाइंड करना है, मतलब एन फाइंड करना है कि कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक एन की वैल्यू है 9994, ए की वैल्यू है 105 और एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7। अब यहाँ से 994 में से 105 को इधर लाके माइनस करते हैं, माइनस 105 इज इक्वल्स टू 7 इंटू एन, 7n माइनस 7 1 जा 7, तो 14 में से 5 घटाया तो 9, और 8 में से 0 8, 9 में से 1 8, 889। तो अब 889 आ चुका है। अब आगे करते हैं 7n माइनस 7, यहाँ करते हैं बच्चों। अब ये 7 इधर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा 7 इनको अकेला छोड़ दो, 889 प्लस 7, 9 7 16 का 6, हासिल 1 8 1 9 8। अब ये यहाँ पर 7 है ना, तो n इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 7 1 आर 7 और 7 2 जा 14 एंड 7 8 जा
56। एक बार और डिवाइड देके देख लेते हैं। 896, 7 1 जो 7, 8 में से 7 1, 7 2 जो 14, 9 में से 4 5, 7 8 जो 56। मतलब ये टोटल कितने टर्म होंगे? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर टोटल, जो कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितने होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, तो वो टोटल होंगे 128। तो प्यारे बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये और भी सिंपल है। एपी बनाना शुरू करते हैं कि 4 के मल्टीपल्स, मतलब 4 के मल्टीपल्स इन दोनों के बीच में क्या क्या होंगे। 10 के आगे बढ़िए 12, जो कि 4 से डिविजिबल है। फिर इसके और आगे बढ़े हम तो 12 के बाद 16, फिर 16 के बाद 20, जो कि 4 का मल्टीपल है। अब ऐसे अगर आगे बढ़ते जाइएगा आप तो लास्ट में 250 दिखता है, लेकिन इसने बोला है 250 नहीं होना चाहिए, इनके बीच का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 249 तो डिवाइड होगा नहीं, 248 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको के पास ए है, डी भी है और साथ में ए एन है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हमें फाइंड करना है कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं। ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू नहीं पता, बट डी की वैल्यू हमें पता है 16 में से 12 4। अब ये 12 इधर आके 248 में से माइनस हो जाएगा, तो 200 कितना बचेगा 36, और 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। अगले स्टेप में करेंगे, अदरवाइज ऊपर से जाएगा n माइनस 1 4। अब 4 इधर आके डिवाइड करेगा, इसे कितने से डिवाइड होगा ये 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो n माइनस 1 ये आ गया। अब 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 59 प्लस 1 60। मतलब टोटल 60 ऐसे टर्म, मतलब 60 ऐसे टर्म होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर एन द टर्म्स ऑफ 2 एपीज 63 65 67, देन सेकंड एपी है 3 10 17 एंड नहीं ये इक्वल। चलिए किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी का एन टर्म इक्वल होगा, इस वैल्यू के लिए। तो फाइंड आउट करते हैं एन की वैल्यू। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एपी के लिए ए एन और दूसरी एपी के लिए मान लेते हैं ए एन, ये दोनों इक्वल है। अब ए एन के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस एन नहीं पता हमें, और डी कितना है 65 माइनस 63, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 दूसरे एपी के लिए एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। ये डी अलग अलग इसलिए लिया बिकॉज दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग है और फर्स्ट टर्म भी अलग अलग है। अब 63 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7 1 जा 7। अब 2n और ये 7n इधर ले आते हैं तो 2n माइनस 7n, और 7 में से 3 माइनस 7 में 3 ऐड करा तो ये जाएगा माइनस 4। अब 63 में से माइनस करा 62 को तो ये हो जाएगा प्लस 61। अब 2n में से 5n 7n को माइनस करा तो माइनस 5n, और 61 में से यहाँ क्या 63 है ना, प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा ना, 61 और 4 माइनस 60, और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 को डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, तो n इज इक्वल्स टू 13। मतलब जो 13वां टर्म होगा इस एपी का वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये तीनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं समझ में आया होगा आपको।
अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। कहता है कि एक एपी फाइंड कीजिए जिसका तीसरा टर्म है 16। तो थर्ड टर्म को बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, A3 इज इक्वल्स टू 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इसको लिख सकते हैं सबसे पहले a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, मान लेते हैं यह है इक्वेशन 1। और इसने हमसे बोला हुआ है कि सातवें टर्म में से अगर पांचवें टर्म को घटाते हैं तो कितना मिलता है, 12। इस 7 में से फिफ्थ टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 6d और माइनस A4 को लिख सकते हैं a माइनस 3d। देखो a प्लस सॉरी a प्लस 4d अब तो प्लस था तो यहाँ माइनस बाहर है तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करके माइनस लग गया। और यहाँ से a से a कैंसिल, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2d इक्वल्स टू आ गया 12। d फाइंड करना है तो d कितना हो जाएगा बच्चों, तो इधर जाके डिवाइड करेगा 6। अब हमें फाइंड करना है इसका ap। तो a की वैल्यू हमें नहीं पता, इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते ही हमें कुछ ये दिखता है, 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से आप देखेंगे कि a की वैल्यू 6 दूनी 12, 12 16 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। और a2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, a2 की वैल्यू को लिख सकते हैं a प्लस डी, मतलब a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 10। और a3 की वैल्यू को लिख सकते हैं a प्लस 2d, और हमें पता है कि a3 कितना है, a3 हमें पता है जो कि है 16। तो यहाँ जो AP बन के आया है वो ये है 4 10 16, मतलब 6 का कॉमन डिफरेंस में। तो प्यारे बच्चों ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 16। अब 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। देखो हर क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि आगे से टर्म फाइंड कीजिए, लेकिन इसमें दिया है कि AP की लास्ट टर्म से फाइंड कीजिए। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें जरूरत है A की और D की। तो AD तो यहाँ AP से मिल जाएगा और लास्ट टर्म हमें पता है 253। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस AP में। और ऐसा क्यों करने वाले हैं, तो अगर हमें टोटल पता चल जाता है तो पीछे से हम 20वां टर्म निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। 20वां टर्म पीछे से फाइंड कीजिए इस AP का। करते हैं फाइंड। तो यहाँ जो an हमें दे रखा है वो दे रखा है 253। an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 253। a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 में से 3 घटाओ तो 5 इज इक्वल्स टू 253। अब ये 3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 250। अब ये 5 इसके अपॉन में जाके डिवाइड करेगा n माइनस 1, 5 को इसके अपॉन में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 50। और ये -1 है, उधर जाके हो जाएगा +1। तो n की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो गया 51। अब हमें ये बात पता चल चुका है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं इस एपी में, 51। तो हमें फाइंड आउट करना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 51 में से मान लीजिए 20th फाइंड करना है तो एक कम करके माइनस कर दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 और 4 में से 1 3। मतलब आपको क्या 32nd टर्म फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 30 जो सेकंड टर्म है वो फाइंड आउट करना है आपको इस एपी का। वही आपका क्या होगा, 32nd टर्म ही आपका होगा 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। अब A32 फाइंड करने के लिए a प्लस 31 d। a की वैल्यू अपने को मालूम है जो कि है 3 और d की वैल्यू भी मालूम है जो कि 8 में से 3 घटाए तो 5। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 एकम 5 5 3 15। तो ये आ गया 150
यहाँ भी लिख सकते हैं आप 158। तो बच्चों ये इतना सिंपल था, कोई टफ नहीं था। इस क्वेश्चन में हमें पीछे से लास्ट टर्म फाइंड करना था। एक बार फिर से समझते हैं इसको, वो भी 20वां टर्म। तो हमने किया इस एपी का टोटल टर्म फाइंड आउट किया, एन लास्ट टर्म को पुट करके, एन की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गया 51। अब 51 टर्म है टोटल, तो पीछे से हमें फाइंड करना है 20वां टर्म। तो पीछे से 20वां टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, एक कम करके टोटल टर्म में से माइनस कर देते हैं। तो एक कम 20 में से हमने एक कम किया 19 को माइनस करा, तो ये आ गया 32 टर्म। कहाँ से आगे से 32वां टर्म अगर हम निकालते हैं तो पीछे से ऑटोमेटिकली वो हो जाता है 20वां टर्म। तो फिर हमने 32वां टर्म निकाला, जो कि क्या था, पीछे से 20वां टर्म। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट ऑफ एन एपी इज 24। किसी एपी का फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम है 24। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d प्लस 8 को a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। और बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो a प्लस 8 2a, 7 प्लस 3 10d इज इक्वल्स टू 24। दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। टेक दिस इक्वेशन 1। आगे रीड करते हैं, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म, sixth and the 10th term is 44। तो a6 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, a प्लस 5d लिख सकते हैं इसको, और इसे लिख सकते हैं a प्लस 9d which is equals to 44। 2a प्लस 5 प्लस 9 14d is equals to 44। और यहाँ से क्या होगा बच्चों, 2 अगर दोनों तरफ से कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा, a प्लस 7d is equals to 22। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। बस इन दोनों इक्वेशन को अब अपने को सॉल्व करना है। तो हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। अब दोनों में से किसी भी किसी को भी माइनस करते हैं, तो मेरे लिए ये आसान है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। माइनस 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 साइन चेंज हो जाता है जब भी माइनस करते हैं। 22 में से 12 10, 7 में से 5 2d, और a से 1 कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। मैंने 1 में पुट करा है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12। a इज इक्वल्स टू 5 5 से 25 इज इक्वल्स टू 25। 12 माइनस 5 5 से 25, देन इट बिकम्स 12 माइनस 25, तो माइनस 13। a की वैल्यू हमारे पास है 13 माइनस 13। अब अपने को फाइंड करना है, फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ AP। तो a आ चुका है, a2 हो जाएगा हमारा a प्लस d। बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू है माइनस 13 और d की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा माइनस 8, a3 a प्लस 2d। a की वैल्यू है माइनस 30 और d की वैल्यू है 2 इंटू 5, तो 2 5 से 10, ये टोटली कितना निकल के आएगा, माइनस 10 में से 13 माइनस 3। तो अपने पास जो आंसर है वो ये है, माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो प्लीज नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 5.2 का। सुबह राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। सुबह राव काम शुरू करता है 1995 में, उसकी एनुअल सैलरी होती है 5,000, मतलब एक साल के लिए उसको 5,000 रुपये मिलते हैं। एंड रिसीव्ड एंड इंक्रीमेंट, और उसको जो है इंक्रीमेंट मिलता है हर साल 200। इन विच ईयर डिड हिज इनकम 7,000, किस साल में जाकर उसकी सैलरी हो जाएगी 200 रुपये, ओ सॉरी
7,000 रुपये। करते हैं सॉल्यूशन। देखिए पहले साल यानी कि 1995 में काम शुरू करा उन्होंने और अभी उनकी सैलरी है 5,000। अगले साल 200 रुपये बढ़ गई, 1996 में उनकी सैलरी हो गई 5,200। इसके अगले साल 1997 में उनकी सैलरी बढ़ के हो गई 5400। मतलब हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है और ऐसे करते करते इनकी सैलरी हो गई 7,000 रुपये। अब ऐसे ऐसे डेट भी बढ़ा होगा तो कब जा करके उनकी सैलरी 7,000 रुपये हुई है, हमें वो बताना है। तो ये हमारा एक एपी है। बेसिकली हमें यहाँ एक एपी बन चुका है हमारा और यहाँ पर ए भी है, डी हमें पता है कि कितना है 200। कैसे निकलेगा, चाहे यहाँ से 200 क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, यहाँ से माइनस कर लो तो भी 200। तो करते हैं ए एन इक्वल्स टू 7,000। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, बताना है कि कब जा करके उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7,000, ए 5,000, एन माइनस 1 इंटू डी 200 इज इक्वल्स टू 7,000। को थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट है। 5,000 7,000 में से माइनस हो जाएगा, मतलब दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो 2,000 और यहाँ n माइनस 1 इंटू 200। 200 इसके अपॉन में जाके डिवाइड करेगा तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2,000 डिवाइडेड बाय 200। तो जैसे ही डिवाइड करा 2 10 जा 20 तो n माइनस 1 आ गया 10 और n की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो जाएगी 11। मतलब ये कि 11th ईयर में 11th ईयर 1995 से 11th ईयर में जाकर के उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपीज। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 5.2 का 20। क्वेश्चन है रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली पहले साल के पहले वीक में बचाती है 5 रुपए, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स और वीकली सेविंग्स में इंक्रीज करती है 1 रुपये 75 पैसे। इफ इन द nth वीक में जाकर के हर वीकली सेविंग्स बिकम, उसकी जो सेविंग्स है 20.75 हो जाती है किसी nth वीक में जाकर के। तो कौन से वीक में वो 20 रुपये 75 पैसे हुआ है वो बताना है आपको। तो करते हैं सॉल्यूशन। पहले वीक में था 5 रुपये, उसके अगले वीक में 1 रुपये 75 पैसे बढ़ गया तो ये हो जाएगा 6 रुपये 75 पैसे। अब फिर से कितना बढ़ा है इसमें 1 रुपये 75 पैसे, तो ये हो गया 5 5 10 7 7 14 1 15 6 1 7 और 1 8, तो 8.5 रुपये हो जाएगा इसके अगले वीक में। और ऐसे करते करते एक ऐसा वीक आता है nth वीक आता है कोई, वहां पर जाकर के ये होता है 20 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ से अपने को ए एन पता चल चुका है जो कि कितना है 20 रुपीज एंड 75 पैसे। ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए की वैल्यू हमें पता है 5, एन माइनस 1 नहीं पता, एन की वैल्यू बेसिकली नहीं पता वही फाइंड करना है। डी हमें पता है 1 रुपये 75 पैसे इज इक्वल्स टू 20.75। यहाँ से 5 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाता है कितना 1.75। तो 20 रुपये 75 पैसे में से 5 रुपये घटा दो तो 15 रुपये 75 पैसे। अब इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से क्या मैं इसके अपॉन में ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। और यहाँ से n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी 15.75 अपॉन 1.75। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और पॉइंट के बाद दो दो डिजिट है तो एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब इसको अपन कैंसिल करते हैं तो 5 से सबसे पहले 5 3 जा 15 एंड 5 1 are 5, 5 5 जा 25। 5 से इसको भी 5 3 जा 15 and 5 5 जा 25। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 315 अपॉन 35। अब कैंसिल हो रहा है क्या,
5 7 से 35, 5 6 से 30 and 5 3 से 15. तो ये आया n minus 1 equals to 63/7. तो 7 9 जा 63, n minus 1 is equals to 9 और n is equals to 9, 1 दूसरी तरफ जाके प्लस. तो 10वां वीक ऐसा होगा जहां पर ये करेंगे 20 रुपये 75 पैसे, 20 रुपये 75 पैसे. तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.2 होता है कंप्लीट. अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का. तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा. और आपको ध्यान ये भी रखना है इसके साथ साथ कि जो भी आप एक बार करते हैं तो वो सिर्फ पहली बार में आप सीखते हैं, बल्कि इसको लंबे समय तक याद करते रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होता है. एनसीईआरटी सिर्फ एक बेसिक का काम करता है. ये आपको सिर्फ मेथड और फॉर्मेशन सिखाता है. बाकी आपको अगर और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप आरएस या आर डी शर्मा का यूज करें. और भी कहीं से जो भी आपको ठीक बुक लगती है उसका यूज करें आप अपने अकॉर्डिंग. बाकी बच्चों, प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में. अगली क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन.